नमस्कार। आईएनडी एजेंडा पंचायत बाकी है में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव बड़ी अजीबोगरीब स्थिति का शिकार हो गए हैं। पहले रोटेशन के विरुद्ध कांग्रेस माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक गई, फिर उस पर एक नया निर्णय आया, पंचायत चुनाव पर रोक लगाई गई और पंचायत चुनाव के निर्णय की स्थिति को लेकर जो है बात निर्वाचन आयोग तक थी। और फिर जब सदन में इस पर चर्चा हुई, मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस पर चर्चा हुई, तो एक सरकार ने संकल्प पारित किया। सरकार ने कहा कि पंचायत चुनाव आरक्षण के साथ ही कराएंगे, उसके लिए भले ही किसी भी स्तर तक लड़ाई लड़ना पड़े, और साथ में पंचायत चुनाव कराने को लेकर एक अध्यादेश भी पारित किया। और इस पूरे मामले पर जब ये सब ऊहापोह की स्थिति चल रही थी और निर्वाचन आयोग के लिए इस पर इंतजार हो रहा था, इसी बीच सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया। और अब वर्तमान की सबसे बड़ी खबर, बिल्कुल ताजा हालात से रूबरू करा रहे हैं कि एमपी में पंचायत चुनाव जो है वो निरस्त हो गए हैं। और देखना दिलचस्प होगा क्या इसके बाद भी पंचायत बाकी रहेगी पंचायत चुनाव पर। राजनीतिक पंचायत तो रहेगी, एमपी में पंचायत चुनाव निरस्त हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अभी, बिल्कुल ताजा हालात पंचायत चुनाव पर। लेकिन अब राजनीतिक पंचायत जरूर होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है और इस वक्त हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग से वीएस जामोद जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जामोद जी, आपका आईएनडी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जामोद जी, जिस प्रकार से एक अनिर्णय की स्थिति थी, असमंजस की स्थिति थी, अभी भी तमाम बातें होंगी पंचायत चुनाव की स्थितियों को लेकर, तो आपसे जानना चाहूंगा कि वस्तुतः स्थिति क्या है और राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या फैसला लिया? नहीं, कोई असमंजस की स्थिति बिल्कुल निर्मित नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी आम जनता को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो 4 दिसंबर से निर्वाचन प्रक्रिया चल रही थी उसे निरस्त कर दिया है। जी हाँ जी। तो अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे सर? हाँ, ये जो 4 दिसंबर से प्रक्रिया प्रचलित थी उसे निरस्त कर दिया गया है। जी, आगे की प्रक्रिया के लिए अलग से समय दिया जाएगा। ये प्रक्रिया निरस्त है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब ये जो प्रक्रिया इसको निरस्त कर दिया गया है और अब इस पर जो भी निर्णय होगा वो बाद में लिया जाएगा। तो जो 4 दिसंबर से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी वो दिसंबर के अंदर ही उसकी कहानी अब खत्म हो गई है और अब एक नई कहानी नई रवानी के साथ नए साल में लिखी जाएगी। पंचायत चुनावों को लेकर जो असमंजस था, जो भ्रम की स्थिति थी, वो एकदम स्पष्ट हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद जी ने एकदम स्पष्ट कहा कि कोई असमंजस नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। अंततः चुनाव जो हैं वो अभी रोक दिए गए। तो इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए पंकज चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के चतुर प्रवक्ता, चतुर सुजान कहें उन्हें, हालांकि आजकल चतुराई को दूसरे अर्थों में लिया जाता है, तो चतुर सुजान प्रवक्ता प्रताप भानु शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, और अतुल पाठक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। पंकज जी, बिल्कुल ये बिल्कुल पंचायत चुनाव पर पंचायत चली रही थी, बिल्कुल अभी अभी की बात है कि एक ताजा अपडेट आया। राज्य निर्वाचन आयोग के जो सचिव हैं बीएस जामोद जी से उनसे सीधी बात हुई और उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव जो है वो अभी निरस्त कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने भी कैबिनेट में ये निर्णय लिया था और ये प्रस्ताव पारित करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा था। तो तमाम असमंजस की परिस्थितियां थी। अब आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आपकी पहले से ही मंशा थी कि चुनाव नहीं कराने। देखिए नवीन जी, आरोप जिनको लगाना है आरोप लगाते रहे, जनता जनार्दन तय करती है। मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार और कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही पंचायती राज प्रक्रिया के प्रारंभ के दौरान। दिग्विजय सिंह जी 10 साल, कमलनाथ जी 15 महीने। इन दोनों ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए कोई काम नहीं किया। कमलनाथ जी ने दिखावा जरूर किया, दिग्विजय सिंह जी ने वो भी नहीं किया था।
उस दिखावे पर रोक लगती है। हाई कोर्ट से ये इनके अधिवक्ता महाधिवक्ता नहीं जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक कभी सरकार उस याचिका के खिलाफ अपील नहीं करती है। यानी कमलनाथ जी और कांग्रेस सहमत थे कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रक्रिया को, आरक्षण को जैसे ही लागू किया, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि कांग्रेस मूलतः ओबीसी आरक्षण के विरोध में थी, 27% आरक्षण के। हमने अभी 8,500 नियुक्तियां करी, उनमें 27% आरक्षण। मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा में 27% आरक्षण। और जिन 3 प्रकरणों में हाई कोर्ट का स्टे, उसके अलावा मध्य प्रदेश की सारी नियुक्तियों नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था शासन ने सुनिश्चित करी है। और उसी तारतम्य मध्य प्रदेश में पंचायती राज चुनाव, जो 6वां पंचायती राज चुनाव था, 27% ओबीसी आरक्षण के साथ 4 दिसंबर को प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पर कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी के बोलने पर कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के बड़े पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर एडवोकेट, जिनके साथ आदरणीय प्रताप भानु भाई साहब ने उनके साथ काम संभवतः किया होगा, बल्कि उनसे भी वरिष्ठ होंगे, उन्होंने याचिका लगाकर पहले ग्वालियर के हाईकोर्ट बेंच गए, वहां से संतुष्ट नहीं हुए, हाईकोर्ट ने मना कर दिया। इंदौर की बेंच गए, जबलपुर गए, सुप्रीम कोर्ट गए, मना किया, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। लक्ष्य बहुत स्पष्ट था कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिला। जब कांग्रेस ने एक कुचक्र चला तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, संगठन ने तय किया कि जब तक ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं, तब तक चुनाव नहीं। भाजपा का प्रण 27% ओबीसी आरक्षण ही सुनिश्चित था और इस प्रण के लिए संकल्प पारित किया मध्य प्रदेश की विधानसभा में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा करी तो आज घोषणा के अनुरूप संकल्प पारित किया। केंद्र सरकार ने याचिका लगाई, मध्य प्रदेश की सरकार ने रिकॉल याचिका लगाई, अर्ली हियरिंग की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई, कैबिनेट ने बुलाकर संडे को अध्यादेश पास किया और आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के संकल्प की जीत हुई है कि ओबीसी का ये बिना आरक्षण का जो चुनाव कांग्रेस के षड्यंत्र के चलते अधर्म में था, अब वो निरस्त हुआ है और अब मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। उस प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी संगठन मिलकर संपन्न कराएंगे। तो आज उस भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य की, उद्देश्य की एक बड़ी जीत है और हमने संवैधानिक वैधानिक प्रावधानों का, विधि का, विधान का, आरक्षण रक्षण सबका पालन किया है। तो आज में आप मेरे चेहरे पर भी देख रहे हैं कि हम हर्षित हैं कि हम कांग्रेस के उस षड्यंत्र को बेनकाब करने में सफल रहे और कांग्रेस और कमलनाथ जी ने जिस प्रकार ओबीसी वर्ग की पीठ में छुरा घोंपा, तो हम उसकी रक्षा करने में सफल रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। जी जी प्रताप भानु जी, विधि का, विधान का, संविधान का और ओबीसी के मान का सबका ध्यान रखा है। बड़ी ही धारा प्रवाह बात कही है पंकज जी ने और कहा है कि ये कांग्रेस के षड्यंत्र के खिलाफ एक बड़ी जीत है, संकल्प की सिद्धि हुई है। क्या कहेंगे? उनके कहने से भाजपा सरकार की हार जीत में तो नहीं बदल जाएगी, भले ही वो कितने अच्छे प्रवक्ता हो, पर जिस ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्यवस्था दे दी, माने वो संविधान के खिलाफ था, उसमें कमियां थी, और जिस ऑर्डिनेंस को विधानसभा में निरस्त कर दिया, सर्वसम्मति से कर दिया, भले ही शासकीय संकल्प लाए, पर ऐसी नौबत क्यों आई? और फिर जिसको सरकार ने और गवर्नर ने अपने आदेश से निरस्त करने की अनुशंसा कर दी चुनाव आयोग के लिए, और आज चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया, उसके लिए चुनाव को ही निरस्त कर दिया। इसका कंक्लूजन तो साफ निकलता है कि जो 2019 में शिवराज सिंह सरकार ने कमलनाथ जी की सरकार का जो फैसला बदला था, जो न्याय संगत फैसला था, जो विधान के अनुसार, संविधान के प्रावधानों के अनुसार था, वो डिफेक्टिव था और वो नोटिफिकेशन डिफेक्टिव था। रोटेशन नहीं किया गया था, आरक्षण बराबर नहीं दिया गया था और पंचायतों का परिसीमन भी नहीं किया गया था। 2021 में चुनाव हो रहे हैं और आप आधार बनाना चाहते हो 2014 का, कैसे हो सकता है? यदि नए चुनाव हो रहे हैं, नए प्रतिनिधि हो रहे हैं, तो आरक्षण का रोटेशन संविधान और पंचायत नियम और कानून के हिसाब से जरूरी है। मैं दिग्विजय सिंह जी को सुन रहा था, उसमें 25% आरक्षण की व्यवस्था पूरे से थी। और मैं चतुर्वेदी जी को, पंडित जी को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज के जो प्रावधान है, जो आरक्षण व्यवस्था है, जो रोटेशन व्यवस्था है, वो दिग्विजय सिंह जी की कार्यकाल में हुई और राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना राजीव गांधी के टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर हुई। आरक्षण की व्यवस्था कांग्रेस के टाइम पर हुई। तो ये काय का बिगुल बजा रहे हैं, ये काय को अपनी पीठ थोप रहे हैं। एक डिफेक्टिव ऑर्डिनेंस जारी करके, एक डिफेक्टिव नोटिफिकेशन
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसने हाई कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया, मध्य प्रदेश की विधानसभा ने स्वीकार नहीं किया, और अब मध्य प्रदेश के चुनाव निर्वाचन आयोग ने भी उसे निरस्त कर दिया चुनाव को। इसका मतलब यह है कि जल्दबाजी में राजनीतिक द्वेष भावना से आया हुआ कदम था मध्य प्रदेश की सरकार का, उसे कानूनी या विधि विधान संगत या संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं था, इसलिए चुनाव दोबारा होंगे। 27% आरक्षण दिया जाए, ये तो कमलनाथ जी हमेशा कह रहे हैं, विधानसभा में पास कर दिया, सरकार आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जरूर ले लीजिए। जी जी, अतुल जी, दोनों पक्षों को सुन लिया है आपने। जहां पंकज जी कह रहे हैं कि उनके चेहरे की चमक इस बात की गवाही दे रही है कि संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति है और पुनः अपने संकल्प के साथ आएंगे 27% आरक्षण के साथ, वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का फेलुअर है। मतलब जिस तथ्य को भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत बता रही है, उस तथ्य को भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस कह रही है कि ये फेलुअर है। वस्तुतः है क्या? देखिए, ये बीजेपी और कांग्रेस की नुरा कुश्ती है। बीजेपी की सरकार में कोई ऑर्डिनेंस पास किया गया हो, लागू किया गया हो, या कांग्रेस की सरकार में, मूल विषय यह है कि 27% आरक्षण स्वीकार्य है क्या। और मुद्दा कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने मूल बात पकड़ी कि ये जो आरक्षण दिया गया है ये संविधान की मूल भावना के अनुकूल नहीं है। जब आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी तब अनुसूचित जाति के लिए 15% और 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए, जहां तक मुझे याद है। और ये जो राजनीतिक लाभ के लिए कवायदें शुरू हुई और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जाने लगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और एक बॉर्डर उसने सुनिश्चित की कि इस सीमा से बाहर आप नहीं जाएंगे। लेकिन राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग को साधने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का, संविधान की मूल भावनाओं का ख्याल रखने को तैयार नहीं है। और जब जब ये फैसला होता है तब तब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, भले ही मामला कोई और हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पकड़ लेता है कि मूल भावना के खिलाफ आप जा रहे हैं, इसलिए उस पर रोक लगाई जाती है। तो बात यह है कि आप आरक्षण क्यों बढ़ाना चाहते हैं, आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। आखिर आप देश के संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। और आरक्षण कितने साल के लिए आपने लागू किया था? आरक्षण लगातार बढ़ाया जाता रहा है और भी बढ़ाया जाता रहा है। और ओबीसी को आप आरक्षण दे रहे हैं, अब सामान्य वर्ग को भी आप आरक्षण दे रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? आप मूल रूप से करना क्या चाहते हैं? वोट बैंक की राजनीति के लिए आप संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप जो संविधान की मूल संस्था है, सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, वो जो गाइडलाइन देती है उसके बाहर नहीं जा सकते। ये बात समझने को तैयार नहीं है। अब आप जश्न मना रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने पर या बीजेपी के ऑर्डिनेंस को निरस्त करने पर चुनाव निरस्त कर दिए। तो क्या ये जीत है भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की ये जीत है? जीत किसकी है आखिर? जी, बड़ा सवाल है। हालांकि आपकी बात का भी जवाब लूंगा। और प्रताप भानु साहब ने कहा कि किस बात का श्रेय ले रही है भारतीय जनता पार्टी। ये तो सब कुछ कांग्रेस ने ही किया है। आरक्षण की व्यवस्था कांग्रेस ने लागू की, पंचायती राज की व्यवस्था कांग्रेस ने लागू की, कांग्रेस के कार्यकाल में ही मध्य प्रदेश में भी पंचायती राज की व्यवस्था लागू हुई। तो श्रेय किस बात का ले रहे कि नवीन जी राजनीति कर नहीं रहे, हम तो सेवा करने की राजनीति कर रहे हैं और जनता उस सेवा का प्रतिसाद देती है। जो श्रेय लेने की राजनीति करते थे, मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में और श्रीमान कमलनाथ जी के कार्यकाल में 27, 13 और 10 कहां गया 25% ओबीसी आरक्षण। ये आरक्षण का ये रिकॉर्ड है, आप चाहें तो चेक कर लें। और आप, मैं मतलब बहुत दावे के साथ फिगर कोट कर रहा हूं, मैं गलत कोट नहीं कर रहा। एक विषय। दूसरा, इनके इस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कृत्य से जो 10 को हम 27% ओबीसी आरक्षण कर रहे, तो आज 0 पर आ गया। जबकि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान है, पर वो कानूनी विषय हैं जिन पर कानूनी जो विशेषज्ञ हैं वो अपना चीजें तय करेंगे। राज्यों को संघीय शक्ति में अधिकार है कि अपने नगरीय निकाय, पंचायती निकाय में वो इस प्रकार के आरक्षण दे सके, पर वो सुप्रीम कोर्ट का विषय, तो सुप्रीम कोर्ट जो विद्वान वकील वो तय करेंगे। पर मैं मोटे तौर पर यह बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के कार्यकाल में ओबीसी आरक्षण अधिकतम 10% गया।
शिवराज जी और उनकी सरकार 27% यानी हम 27% लेकर गए, उसको उन्होंने शून्य करा दिया। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ जी की याचिका, कमलनाथ जी के एक विश्वस्त आदमी की याचिका विवेक तनखा साहब के प्रयासों से 27 से शून्य पर आ गया। ओबीसी का आरक्षण की वस्तुस्थिति है एक विषय। और नवीन जी मजे की बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में संकल्प पारित कर दिया, जो 4 नवंबर का अध्यादेश था जिसके आधार पर परिसीमन आरक्षण के चुनाव थे, वो अध्यादेश वापस ले लिया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका अब तक वापस नहीं ली है, और इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के गवली केस का उदाहरण दिया था। 27% की बातचीत थी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई सेल्फ कॉग्निजेंस लिया था, स्वतः संज्ञान लिया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 27% से आरक्षण करा रही है। कौन गया कोर्ट में? जाफर शरीफ कौन, सैयद जाफर कौन है, विवेक तनखा जी कौन है, कमलनाथ जी के विश्वस्त लोग। सैयद जाफर भारतीय जनता मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, विवेक तनखा जी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सांसद, फिर दोबारा तैयारी कर राज्यसभा जाने की। ये कमलनाथ जी को क्षमा याचना करना चाहिए कि उन्होंने ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण जिस प्रकार की बाधा उत्पन्न करी है, मैंने इसीलिए कहा कि पीठ में छुरा घोंपा है। कांग्रेस को आज क्षमा याचना करना चाहिए। और हमने तो चुनाव करा रहे थे, और जब कांग्रेस का कुछ चक्र देखा, कांग्रेस का षड्यंत्र तो देखा कि 27% के पीछे ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कर रहे, 27 से शून्य पर लिया है। तो प्रताप भानु जी 27 से शून्य की यात्रा कराने के लिए जो याचिका आपने लगाई थी माननीय न्यायालय के समक्ष, अब आपको याचक बनकर जनता के पास जाना पड़ेगा, क्षमा याचना करिए, ये सलाह दी है चतुर्वेदी जी ने। वैसे तो ये चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं, चतुर्वेदों के ज्ञाता है। जी जी जी। परंतु इनको ये देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस ऑर्डिनेंस पर यह व्यवस्था दी। यदि उस ऑर्डिनेंस में या उस व्यवस्था में कोई खामी नहीं होती या संविधान की और वैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार होता, तो सुप्रीम कोर्ट में इतने विद्वान जजेस हैं, बैठे हुए हैं, अनुभवी लोग हैं, संविधान का अध्ययन रखते हैं, वो देखते हुए वो व्यवस्था दी और उन्होंने उसको रोका, जिसको कांग्रेस ने अस्वीकार किया। इनके वकील लोग जो चुनाव आयोग के वकील थे, जो मध्य प्रदेश की सरकार के वकील थे, उनकी बोलती बंद थी, चुप्पी साधे हुए थे। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना फैसला लेकर रहे थे, दो शब्द नहीं बोल पाए कि बगैर आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। ये तो कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने इस मुद्दे को उठाया कि हम आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे, यदि जरूरत पड़े तो सरकार वापस ले इस अध्यादेश को, और आखिर में वही हुआ। और हमने जिसका उल्लेख चतुर्वेदी जी कर रहे हैं कि कोई पिटीशन या वकील तनखा साहब खड़े हुए थे, ये हुए थे रोटेशन पद्धति पर आरक्षण व्यवस्था करी जाए, वार्डों की, पंचायतों की, पंचायत से लेके जिला पंचायत तक की परिसीमन किया जाए। इनने 1200 परिसीमन क्यों कैंसिल किए? 1200 नई पंचायतें बनी थी, उन्हें निरस्त किया। जी जी। ये सब चीजें जब विसंगति उसमें पैदा हो गई, जी, तो ये कोर्ट में न्यायाधीश लोग बैठे हैं, संविधान को भी देखते हैं, कानून को भी, और इतनी जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस निकालने की जरूरत ही नहीं थी इनके लिए, नवीन जी। और जब डिफेक्टिव, और इनके पास 18 महीने का समय था, चुनाव किसने नहीं कराए? 18 महीने के समय में चुनाव कर लेते। ये आपके इन्हीं सवालों के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे और इस पर एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया लेंगे। अतुल जी, किसने नहीं कराए चुनाव, किसने ऑर्डिनेंस में डिफेक्ट रखा जिसका इफेक्ट अब दिख रहा है, किसकी मंशा ठीक थी, किसकी नहीं थी, ये पंचायत चुनाव की पंचायत ये प्रश्नों के साथ अभी भी बाकी रहेगी। भले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव न कराने का फैसला किया हो, लेकिन पंचायत चुनाव पर यह राजनीतिक पंचायत रहने वाली है। फिर भी आपकी जो प्रतिक्रिया हो सकता है उसका कुछ हद तक निर्मूलन कर दे। देखिए, ये बहुत जटिल विषय है। बात यह है कि रोटेशन और परिसीमन के प्रावधानों के उल्लंघन पर याचिकाएं लगाई गई। निश्चित रूप से उस वक्त ओबीसी के आरक्षण का कोई विषय नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब ये याचिकाएं लगाई गई तो उन्होंने पकड़ लिया। आप किसी और मुद्दे को लेकर गए थे, लेकिन मुद्दा कोई और सामने आ गया। ये याचिकाएं नहीं लगाई जाती और उसके बाद चुनाव हो जाते, तब भी ये विषय खड़ा हो जाता। पूरा के पूरा चुनाव संवैधानिक संकट
की स्थिति बन जाती, क्योंकि यदि आप चुनाव करा लेते उसके बाद कोई याचिका लगाता तब भी यह विषय खड़ा होता कि आपने आरक्षण के नियमों का प्रावधान नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया। चाहे कांग्रेस कराती चुनाव या भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराती, आप बाद में भी पकड़े जाते। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आंखों में धूल झोंक सकते हैं? कैसे भारत के संविधान के खिलाफ आप जा सकते हैं? आप चोरी छुपे चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन चोरी छुपे चुनाव नहीं हो सकते। आप किसी भी स्तर पर आरक्षण के नियमों के प्रावधानों के खिलाफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ जाएंगे, चोरी छुपे जाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे। और जितना लेट आप होंगे उतना ही ज्यादा खामियाजा इस प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। समय से यह बात सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस विषय पर निश्चित रूप से सुनवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी अब नए सिरे से याचिकाएं दाखिल कर रही है। तो ये आने वाले समय में एक ऐतिहासिक निर्णय आने वाला है जो सारे प्रदेशों के लिए नजीर बनेगा। और ये जो लड़ाई चल रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर, जो प्रतिस्पर्धा चल रही है हर राज्य में, इसको लेकर निश्चित रूप से आने वाले समय में एक समाधान निकलेगा। समय जरूर लग रहा है, लेकिन एक निर्धारित और निश्चित समाधान निकलने की उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है और 4 दिसंबर को जो अधिसूचना जारी हुई थी बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि अब किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होगा। और पंचायत पर तमाम जो प्रश्न थे, तमाम जो आशंकाएं थी पंचायत चुनावों को लेकर, अभी वो निर्मूल साबित नहीं हुई हैं, क्योंकि पंचायत चुनावों को लेकर अब माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार भी गई है, राज्य सरकार भी गई है, अन्य याचिकाएं भी लगी हैं। 3 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। अब इन 3 याचिकाओं का जब निराकरण होगा, इन पर जो निर्णय आएगा वो निर्णय निश्चित रूप से जो आरक्षण देने की एक बेजा प्रतिस्पर्धा है उस पर अंकुश लगाएगा और इसका एक संवैधानिक हल होगा, एक तार्किक निर्णय होगा जो निश्चित रूप से आगामी राज्यों के लिए, जो अन्य राज्य हैं, मध्य प्रदेश है और अन्य राज्य, उनके लिए आगामी समय में एक नज़ीर बनेगा। तो पंचायत पर अभी चुनाव पर ब्रेक है, लेकिन पंचायत पर जो होगी, पंचायत पर बात होगी, पंचायत होगी, उस पर ब्रेक लगाना लगभग मुश्किल है। IND एजेंडा में नहीं। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।